नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2022 को गोवा के मोपासा की एक सभा में कहा कि गोवा को मुक्त कराने में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत लंबा समय ले लिया और गोवा पुर्तगाली उपनिवेश से भारत के आज़ादी के 1.5 दशक के आसपास मुक्त हो पाया। यही नहीं, अगर गोवा मुक्ति आंदोलन को देखा और परखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि गोवा की मुक्ति गोवा के लोगों की आज़ादी के लिए नहीं की गई थी, बल्कि जवाहरलाल नेहरू को इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना था। इसलिए उन्होंने एक समय विशेष देख करके गोवा मुक्ति अभियान में हाथ डाला। सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। अगर उस समय के नेता और सरकार चाहते तो गोवा को भी आज़ादी इसी के साथ मिल सकती थी। वर्षों तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है हार्वर्ड में शिक्षित चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि मोदी इतिहास को उमेट रहे हैं। उनकी राय थी कि जवाहरलाल नेहरू ने सही समय पर 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त कराया। राहुल गांधी, जिनके जन्म से 1 दशक पूर्व ही गोवा भारत का अंग बन गया था, वे भी नीम हकीम के अंदाज में ज्ञान बांटते हुए अपनी दादी के पिता का बचाव करते रहे। हालांकि मान्य दस्तावेजी तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध है कि गोवा की मुक्ति के पक्ष में नेहरू तीसरी लोकसभा के चुनाव यानी दिसंबर 1961 तक कदापि नहीं थे। कांग्रेस की दलगत प्रतिस्पर्धा में 1947 में नेहरू तनिक पिछड़ रहे थे। इसलिए इस नवनामित प्रधानमंत्री ने पुराने साथी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा अचानक 18 जून 1946 को पणजी जाकर गोवा का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ कर देने पर नाराजगी जाहिर की। इसे उन्होंने अनावश्यक तथा सनसनीखेज कदम करार दिया। फरवरी 1947 में सार्वजनिक तौर पर बोले थे, गुलाम गोवा स्वतंत्र भारत के कपोल पर फुंसी है, अपने नाखून से इसे मसल डालेंगे, मगर नाखून उगने में 16 साल लगे। उधर लोहिया के विषय में स्वाधीनता आंदोलन के पुरोधा पुरुष और युग पुरुष महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उन्होंने गोवा की आज़ादी की लड़ाई की तारीफ करके बता दिया था कि सरकार गोवा पर ध्यान नहीं दे रही है, यह गलत है। इतना ही नहीं, 14 अगस्त 1946 को अपनी पत्रिका में महात्मा गांधी ने लिखा, लोहिया जी को बधाई दी जानी चाहिए। गांधी जी ने गोवा की प्रजा पर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़े शब्दों में आलोचना की। पुर्तगाली शासन द्वारा डॉक्टर लोहिया की गिरफ्तारी पर सख्त बयान दिया। गांधी जी ने नेहरू से कहा कि वो डॉक्टर लोहिया की रिहाई की व्यवस्था करें। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से अपनी असमर्थता जताई। समकालीन विचारकों ने उस दौर पर सवाल उठाया कि 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के नन्हे गोवा से साम्राज्यवादियों को खदेड़ने में इतने साल की देर क्यों। बापू ने तो मात्र 3 दशक में 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाले समूचे भारत को ही स्वतंत्र करा लिया। इसका कारण जानने के लिए उस दौर के राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रथम और द्वितीय लोकसभा के मतदान की तुलना में तीसरी लोकसभा का चुनाव नेहरू कांग्रेस हेतु काफी दुविधाजनक तथा आशंका में भी हो गया था। उस समय स्वयं अपने लोकसभा क्षेत्र फूलपुर में प्रधानमंत्री नेहरू को डॉक्टर लोहिया का मुकाबला करना पड़ रहा था। बाद में मतगणना में दिखा कि नेहरू के मिले हर 2 वोट की तुलना में लोहिया को 1 वोट मिला था। नेहरू ने अपने नामांकन के समय ही इलाहाबाद में घोषणा की थी कि वह अपने चुनाव में प्रचार करने नहीं आएंगे, लेकिन लोहिया की चुनौती इतनी कठिन थी कि नेहरू को अपने संसदीय क्षेत्र फूलपुर में 3 बार प्रचार के लिए जाना पड़ा था। उधर उत्तर बंबई में नेहरू सरकार के प्रतिरक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के विरुद्ध वयोवृद्ध जे.बी. कृपलानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था। तभी लोहिया की टिप्पणी थी कि नौकर यानी मेनन से भिड़ने के बजाय मालिक नेहरू से लड़ो। उस वक्त बंबई में आभास हो रहा था कि मेनन पराजित हो जाएंगे। मेनन की छवि तब तक कम्युनिस्ट चीन समर्थक वाली हो गई थी। तभी पाकिस्तानी राष्ट्रपति मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने नेहरू के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि संयुक्त सैनिक संधि बने ताकि दोनों राष्ट्रों की सुरक्षा हो सके। इस पर नेहरू का जवाब था, संयुक्त सैनिक संधि किसके विरुद्ध, क्योंकि मेनन ने ऐसा माहौल बना दिया था कि भारत पर आक्रमण का खतरा माओवादी चीन से नहीं है, वरन अमेरिका समर्थित इस्लामी पाकिस्तान से था। वरिष्ठ कांग्रेसी पुरोधाओं एस.के. पाटिल, मोरारजी देसाई आदि ने नेहरू को मेनन के विरुद्ध सचेत भी किया था, पर कोई असर नहीं पड़ा। इन संवेदनशील विदेश एवं सेना के विषय पर नेहरू कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री मोरारजी देसाई ने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ माई लाइफ में लिखा कि राज्यपालों के सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा भी था कि गोवा को स्वतंत्र कराने हेतु हमारी नेहरू सरकार शांतिपूर्ण प्रयास कर रही है। मगर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मोरारजी देसाई ने आगे लिखा है कि उन्हें उसी वक्त सरकारी सूचना मिली थी कि रेल मंत्री को बताया गया कि गुलाम गोवा से लगे बेलगाम रेलवे स्टेशन से विशेष रेलों में भारतीय सैनिकों को सीमा पार ले जाने की व्यवस्था की जाए। इस विषय की सूचना केवल रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को ही थी। जब मोरारजी को इस सैन्य कदम का पता चला तो उन्होंने विरोध किया। गांधीवादी भारत कई बार एलानिया तौर पर विश्व को बता चुका है कि इन पुर्तगाली उपनिवेश को अहिंसक तरीके से मुक्त कराया जाएगा। मोरारजी देसाई ने स्पष्ट लिखा कि 14 वर्षों से हम दुनिया भर को यह बता रहे हैं कि गोवा को शांति वार्ता से मुक्त कराएंगे, आज युद्ध की क्या ज़रूरत है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष UN धेबर ने भी देसाई की राय का अनुमोदन किया था। देसाई के विचार में मेनन ने अपनी लोकसभा सीट जीतने हेतु ऐसे सैन्य कदम की तायीद कराई थी। देसाई का सुझाव था कि यदि अपरिहार्य हो तो तीसरी लोकसभा के मतदान के बाद ऐसी सैन्य कार्रवाई की जाए। मेनन की जिद के सामने नेहरू झुक गए। फिर सेना गोवा गई, पुर्तगाली भाग गए, मेनन चुनाव जीत गए। परिणियत का खेल था। 7 माह बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। चीन के भारत पर हमले के बाद नेहरू को मेनन को बर्खास्त करना पड़ा था। इस ऐतिहासिक दस्तावेजी तथ्य से वयोवृद्ध चिदम्बरम तो अवश्य अवगत होंगे, पर राहुल शायद अनभिज्ञ हों। वे अपने जन्म के पूर्व हुई घटनाओं से अमूमन अनजान रहते हैं। किताबें भी नहीं पलटी होंगी। जनरल हेंडरसन की रपट उनके पिता तथा सभी कांग्रेस शासकों में आसानी से उपलब्ध थी। इसमें मेनन द्वारा चीन से यारी का विस्तृत उल्लेख है। तब राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि चीन का हमला नेहरू की गलत नीतियों और चीन पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करने के नाते हुआ है। गोवा को सैन्य शक्ति द्वारा मुक्त कराकर तीसरी लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कोई अन्य उपाय नेहरू के पास नहीं था। ऐसी कार्रवाई के परिणाम में मेनन तो गए, पर चीन द्वारा हमले का खामियाजा उनकी रक्षा नीति पर भी पड़ा। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा करके विश्वास जीता जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था, वह टूट गया और लोगों को लगा कि चीन भारत का मित्र नहीं शत्रु है। गोवा फिर भारत में सम्मिलित हो गया। उसी समय संसद में एक सवाल पूछा गया कि 1962 के चीनी हमले के बाद कितनी भारत की ज़मीन चीन के पास है और कितनी ज़मीन मुक्त करा ली गई। उस समय के रक्षा मंत्री यशवंतराव बलवंतराव चौहान का जवाब था कि यथास्थिति बनी हुई है। उसी समय विपक्ष के एक सांसद ने बहुत चुभता हुआ सवाल पूछा कि ठीक है, यथास्थिति तो बनी हुई है, परंतु क्या रक्षा मंत्री का जो बंगला मेनन के कब्जे में दिल्ली में था उसे खाली करा लिया गया है या नहीं। संसद में जवाब आया नहीं, यानी उस समय तक मेनन रक्षा मंत्री के बंगले पर काबिज थे। गोवा भारत में आया, मेनन चुनाव जीत गए, लेकिन अरुणाचल और लद्दाख की बहुत सी ज़मीन चीन ले गया। आज भी जब चीन आंख दिखाता है तब लद्दाख और अरुणाचल की ज़मीन जो चीन ने अपने कब्जे में ले रखी है वो हमें सालने लगती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।